जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद एम एसपीपी चैनल में। इसके पहले पॉलिटी के मैंने 4 वीडियो बनाए हैं, ये 5वां है। ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को देख लीजिए, तो आपके स्टैंडिंग जो है आपकी वो बन जाएगी और जो भी डाउट्स हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे। अगर फिर भी आपको कहीं कुछ डाउट होता है तो कमेंट कीजिएगा, कमेंट के माध्यम से मैं आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, इसमें मैंने बताया था इस लेक्चर में, इसके पहले वाले जो वीडियो में मैंने बताया था कि संविधान सभा का गठन किस प्रकार हुआ और कैसे कैसे चला, किस किस तारीख को क्या क्या हुआ, वो घटनाएं मैंने सारी बता दी थी। तो आपको मैं थोड़ा सा रिवीजन आपका करवाता हूँ। देखिए, तो देखिए मैंने बताया था 9 दिसंबर को बैठक हुई, पहली बैठक हुई 9 दिसंबर को। फिर 11 दिसंबर को राजेंद्र प्रसाद जी को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी अध्यक्ष चुना गया। फिर 13 दिसंबर को उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ और ये उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को ये उद्देश्य प्रस्ताव पारित हो गया। और यही उद्देश्य प्रस्ताव में, इसी उद्देश्य प्रस्ताव में थोड़ा बहुत जो काट छाँट करके उसमें कुछ चीज़ें और ऐड करके उसी को, जो आज की प्रस्तावना आपको संविधान में देखने को मिलती है, वही उद्देश्य प्रस्ताव का ही वो एक सुधरा हुआ भाग कह सकते हैं आप, उसी का पार्ट है। तो आगे चलते हैं हम। ये संविधान सभा शुरू हो गई, उसमें संविधान बनाने पर बहस और ये सब कार्यक्रम शुरू हुआ। उसी बीच में स्वतंत्रता अधिनियम भी ब्रिटिश पार्लियामेंट में पारित हो गया। 3 जून की जो योजना थी लॉर्ड माउंटबेटन की, जिसमें कि बंटवारे की बात स्वीकारी थी, तो ये सभी जितने भी यहाँ पे जो भारतीय राजनीतिक दल थे, चाहे वो मुस्लिम लीग हो, कांग्रेस हो या अन्य देसी रियासतें जो भी हैं, इन्होंने संविधान संविधान सभा में फिर लॉर्ड माउंटबेटन योजना के बाद अपनी उपस्थिति वहाँ पर दर्ज कराई। कहाँ पर? संविधान सभा में। ठीक है, तो देखते हैं। ये मैंने कुछ लिखा है, कुछ शॉर्ट नोट्स, उसको मैं ऐसे ही बता देता हूँ आपको। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है ये, इसलिए इसको जानना जरूरी है। संविधान सभा स्वतंत्र भारत की पहली संसद बनी। ठीक है, जो संविधान सभा थी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वही पहली संसद बन गई, उसी को संसद बना दिया गया, अलग से संसद नहीं बनी। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, आपको याद रहेगा, ये परीक्षा में पूछा भी गया है और पूछा भी जा सकता है। संविधान सभा के रूप में जब बैठती थी तो बैठक होती थी तो उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्षता करते थे, और जब वो विधायिका के रूप में कार्य करती थी तो उसमें जीवी मावलंकर साहब थे, वो अध्यक्ष बनते थे। ठीक है, आगे इसमें आएगा, मैं उस चीज़ को फिर से दोहरा दूंगा। तो इसमें स्वतंत्रता अधिनियम जो पारित हुआ, उसने क्या क्या सुधार, क्या क्या बदलाव किए बैठक में। जो संविधान सभा की जो बैठक होती थी उसमें क्या क्या बदलाव हुए, देखिए। सभा को पूरी तरह संप्रभु निकाय बनाया गया, क्योंकि अब स्वतंत्र हो चुका था भारत, तो उस वो अब एक संप्रभु निकाय बन गई। ठीक, जो स्वेच्छा से कोई भी संविधान बना सकती थी। इस अधिनियम ने सभा को ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के संबंध में बनाए गए किसी भी कानून को समाप्त करने अथवा बदलने का अधिकार दे दिया। जब संप्रभुता आ गई संविधान सभा में, तो अब वो ब्रिटिश सरकार द्वारा भी कोई नियम अगर बनाया गया है तो उसको भी वो खारिज कर सकती थी। ठीक है, संविधान सभा एक विधायिका बन गई अब, जैसा कि मैंने बताया कि वो अब संविधान सभा विधायिका भी बन गई, वो और नियम भी बना सकती है, और जो ब्रिटिश द्वारा नियम कानून बनाए गए थे उनको भी वो उनमें संशोधन कर सकती थी, उसको खारिज भी कर सकती थी। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो सभा को 2 अलग अलग काम दिए गए। क्या काम दिए गए? एक तो स्वतंत्र भारत के लिए संविधान बनाना, जैसा कि उसी के लिए इसका गठन हुआ था, और दूसरा जो कार्य था वो कानून बनाना,
अभी क्योंकि भारत स्वतंत्र हो चुका था, तो स्वतंत्र भारत के लिए भी कुछ नियम कानून बनाने थे, तो वो भी कार्य वही संविधान सभा ही कर रही थी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये चीज़। संविधान सभा स्वतंत्र भारत की पहली संसद बनी। ये जो चीज़ मैंने ऊपर लिखी थी वही यहाँ पर आ गई बात। ठीक है, और ये जो दोनों कार्य मैं बता रहा था कि इसमें बताया गया है कि एक तो संविधान बनाना और एक ये नियम कानून, जो आम कानून बनाना, तो ये दोनों अलग अलग दिन होते थे। तो वही जो चीज़ ऊपर मैंने लिखी थी, ये वाली बात, कि जब ये विधायिका के रूप में होती थी, या जब आम कोई नियम या कानून बनाना होता था, तो उसमें जीवी मावलंकर करते थे अध्यक्षता उसकी। और जब वो संविधान सभा के रूप में, संविधान बनाने के रूप में बैठक होती थी, तो उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी उसकी अध्यक्षता करते थे। तो ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, कई बार ये पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है। तो परीक्षा के दृष्टिकोण से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस पर ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, संविधान सभा स्वतंत्र भारत की पहली संसद बनी। जब भी सभा की बैठक संविधान सभा के रूप में होती थी, अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ। जब बैठक बतौर विधायिका होती थी, तब इसकी अध्यक्षता जीवी मावलंकर करते थे। संविधान सभा 26 नवंबर 1949 तक इन दोनों रूपों में कार्य करती रही। कब तक? 26 नवंबर 1949 तक, यानी कि जिस दिन तक संविधान को स्वीकृत नहीं, अपनाया नहीं गया था, उस दिन तक ये दोनों कार्य साथ साथ चलते थे। एक दिन जब विधायिका के रूप में और संविधान सभा के रूप में दूसरे दिन, इस तरीके से चलता रहा। मुस्लिम लीग के सदस्य पाकिस्तान में शामिल हो चुके थे। मुस्लिम लीग के सदस्य भारतीय संविधान सभा से अलग हो गए, क्योंकि पाकिस्तान अलग वो हो गया, बन गया, भारतीय संविधान सभा से अलग हो गए। इसकी वजह से 1946 में माउंटेनबेटन के तहत तय की गई सदस्यों की कुल संख्या, भाई पहले तो एक ही साथ थे, तब ये कुल संख्या इसकी 389 थी, लेकिन जब मुस्लिम लीग के सदस्य चले गए तो ये 299 हो गई, क्योंकि वहाँ की जनसंख्या वो अलग ही वो बन गया। तो यहाँ पे अब सदस्य संख्या 299 रह गई। भारतीय प्रांतों, औपचारिक रूप से ब्रिटिश प्रांत जो भी थे, उनकी संख्या ये 296 से 229, और देसी रियासतों के लिए फिर उसमें 93 से 70 कर दिया गया, क्योंकि उसी हिसाब से आबादी घटी, तो इसमें सीटों को भी घटा दिया गया। 31 दिसंबर 1947 को राज्यवार सदस्यता को अध्याय के अंत में तालिका में इसमें बताया गया है कि उसमें दिया गया है कि किस किस राज्य को कितनी सीटें दी गई थी। अन्य कार्य कब क्या क्या हुए, इससे बहुत प्रश्न बनता है, ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मई 1949 को राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया। जो संविधान सभा के निर्माण एवं आम कानूनों को लागू करने के अलावा और क्या क्या कार्य हुए, संविधान तो बनाया ही और कानून भी बनाए, लेकिन उसके अलावा और क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य हुए वो ध्यान रखिएगा। कॉमनवेल्थ में सदस्यता कब ग्रहण की, उसका सत्यापन कब हुआ, तो मई 1949 में, याद रखिएगा। दूसरा, राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया, तो 22 जुलाई 1947 को। पूछा गया है ये सवाल, प्रश्न ये पूछा गया है, ये राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था। राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया था, 24 जनवरी 1950 को, और राष्ट्रीय गीत को भी 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको याद रखिएगा। 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। 24 जनवरी 1950 को, क्योंकि 26 जनवरी से हम गणतंत्र हो गए, गणतंत्र दिवस मनाने लगे, तो उससे पहले हमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को राष्ट्रपति के रूप में, देश के पहले राष्ट्रपति के रूप में इनका चुनाव हुआ। ठीक है, गणतंत्र का मतलब ही यही होता है, चुना हुआ। किसी कोई मोनार्की या राजशाही राजवंश या ऐसा कुछ नहीं, चुना हुआ जो है वही गणतंत्र होता है। ठीक है, तो ये हुआ। संविधान को बनने में कितना समय लगा, 2 साल 11 महीने 18 दिनों में संविधान बनकर तैयार हुआ। संविधान निर्माताओं ने लगभग 60 देशों
के संविधानों का अवलोकन किया और इसके प्रारूप पर 114 दिनों तक कुल विचार हुआ। संविधान निर्माण पर कितने रुपए खर्च हुए? 64 लाख रुपए खर्च हुए उस समय। सोचिए 2 साल 11 महीने में 64 लाख रुपए खर्च हुए। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। ये प्रश्न बनता है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। 24 जनवरी 1950 को अंतिम संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? 24 जनवरी 1950 को, याद रखिएगा इसको। 26 जनवरी 1950 से 1951 में हुए आम चुनाव के बाद बनने वाली नई संसद के निर्माण तक भारत की अंतरिम संसद के रूप में भी यही काम किया। जब चुनाव पहला आम चुनाव हुआ 1951 में, उसके पहले तक संविधान सभा ही थी जो संसद के रूप में कार्य करती रही। तो संविधान सभा में जैसे आज भी आप लोग देखते हैं कि विभिन्न समितियां या समितियां बनाई जाती हैं कुछ भी विशेषज्ञता, उस पर विशेषज्ञता विचार लेने के लिए। वैसे उस समय भी विभिन्न प्रकार की समितियां बनाई गई थी। इन समितियों से लगातार प्रश्न पूछे गए हैं, तो इनको बहुत ध्यान से देखिएगा, आप बहुत ध्यान से सुनिएगा और एक दो बार रिवाइज कर लेंगे इसको, एक दो बार वीडियो देख लेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। बड़ी समितियां कौन कौन सी थी? संघ समिति, संघीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति। इनके ये समितियों के नाम हैं और इनके ये अध्यक्ष हैं, ये अध्यक्ष का नाम है इनका। तो ये दोनों ये मैचिंग में आते हैं, ये मैचिंग में पूछा गया है और एक बार नहीं कईयों बार पूछा गया है। इससे लगभग एक सवाल बनता ही है इस चैप्टर से। तो आप देखिए, संघ समिति जवाहरलाल नेहरू, संघीय संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति सरदार पटेल, प्रारूप समिति डॉक्टर BR अम्बेडकर, मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति, इसके सरदार पटेल जी थे। ठीक है, इसके अंतर्गत कई सारी उप समितियाँ भी थीं, वो भी देख लेते हैं। तो याद रखिएगा संघ समिति, संघ जहाँ पर संघ आपको याद आए दिखे संघ समिति, वहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू को ही लगा दीजिएगा टिक। संघ में उनका बड़ा विश्वास था, तो संघ ये मान के चलिए कि जवाहरलाल नेहरू, कहीं भी आपको संघ समिति दिखे तो आप जवाहरलाल नेहरू को ही लगा दीजिएगा टिक, सही होगा वो, क्योंकि जहाँ भी संघ है वहाँ पे वो उनकी अध्यक्षता है। ठीक है, आगे देखते हैं कौन कौन सी उप समितियाँ थीं, इससे भी बहुत प्रश्न बने। मौलिक अधिकार उप समिति JB कृपलानी, अल्पसंख्यक उप समिति HC मुखर्जी, उत्तर पूर्व सीमांत जनजातीय क्षेत्र असम को छोड़कर तथा आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्र के लिए उप समिति गोपीनाथ बारदोलोई, छोड़े गए आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्रों असम में सिंचित क्षेत्रों के अलावा के लिए उप समिति AB ठक्कर थे। उत्तर पश्चिमी फ्रंटियर जनजाति के लिए समिति थी उप समिति। ठीक है, इतनी समितियां थीं उप समितियां। उसके अलावा प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राज्यों के लिए समिति, राज्यों से समझौता करने वाली समिति जवाहरलाल नेहरू। याद रखिएगा, कई बार ये कन्फ्यूज़न हो जाता है लोगों को, प्रश्न पूछा जाता है। राज्यों के लिए समिति यानी राज्यों से समझौता करने वाली जो समिति थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, कहीं गलती से सरदार पटेल मत लगा दीजिएगा। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अब वो तो थोड़ी बड़ी समितियां थीं और उसमें जो भी अध्यक्ष थे उनको हमने देखा। अभी छोटी छोटी समितियां और भी बहुत सारी समितियां थीं, तो उनको भी देख लेते हैं हम। जैसे वित्त एवं कर्मचारी स्टाफ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, प्रत्यायत समिति, क्रेडेंशियल समिति जिसको बोलते हैं कमेटी, ये अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। सदन समिति B पट्टाभी सीतारामैया। कार्य संचालन समिति KM मुंशी। याद रखिएगा, संचालन समिति और कार्य संचालन समिति एक यहाँ पर है डॉक्टर KM मुंशी, और यहाँ पे देखिए संचालन समिति, ये दोनों अलग अलग हैं लेकिन नाम एक ही है। एक में कार्य लगा हुआ है, एक में सिर्फ संचालन है। तो संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लेकिन कार्य संचालन समिति डॉक्टर KM मुंशी। ठीक है,
तो ऐसे भी याद रख सकते हैं आप, थोड़ा कन्फ्यूजिंग है। यहाँ पे का कार्य है और यहाँ पे केयम है, ठीक है, का केयम, तो यहाँ भी का यहाँ भी का, तो इसे थोड़ा सा आप ध्यान में रख सकते हैं बात को। कार्य याद आ जाए, कार्य से कार्य संचालन, केयम मुंशी, ठीक है, तो आप उसको को रिलेट कर सकते हैं। राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति थी, उसके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे अध्यक्ष। संविधान सभा के कार्यों के लिए समिति थी, जीवी मावलंकर साहब थे। सर्वोच्च न्यायालय के लिए तदर्थ समिति एस वरदाचारी, जो कि ये सभा के सदस्य नहीं थे ये, लेकिन इनको बनाया गया था, समिति के अध्यक्ष थे ये। मुख्य आयुक्तों के प्रांतों के लिए समिति बी पट्टाभ सीतारमैया। संघीय संविधान के वित्तीय प्रावधानों समिति नलिन रंजन सरकार, जो कि सभा के सदस्य नहीं थे। भाषाई प्रांत आयोग, उसके एस के डार थे, ये भी सदस्य नहीं थे। तो अभी तक हमने देखा 3 लोग थे जो इसके सदस्य नहीं थे। कौन कौन? एक तो एस के डार, और ये देखिए ये नलिनी रंजन सरकार और एस वरदाचारी, ये 3 लोग हैं जो कि संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, लेकिन इनको समितियों का अध्यक्ष बनाया गया था इनको, ठीक है। तो कई बार ये प्रश्न हो सकता है कि बन जाए, तो याद रखिएगा एस वरदाचारी और नलिनी रंजन सरकार, और तीसरा कौन, ये एस के डार, ये सदस्य नहीं थे संविधान सभा के, फिर भी अध्यक्ष बनाए गए थे समितियों के। प्रारूप संविधान की जांच के लिए जो विशेष समिति बनी थी, उसमें कौन था ये अध्यक्ष? जवाहरलाल नेहरू। प्रेस दीर्घा समिति उषानाथ सेन। नागरिकता पर तटस्थ समिति एस वरदाचारी, ठीक है। अभी जो प्रारूप समिति में हम लोगों ने देखी, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, उसमें क्या क्या उसका किस प्रकार से, उसमें कितने लोग थे, क्या था, वो थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। देखिए, संविधान सभा की सभी समितियों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यही समिति थी, जो प्रारूप समिति जिसको बोलते हैं, ड्राफ्ट कमेटी, ठीक है। ये ड्राफ्ट कमेटी ही है जो बहुत इम्पोर्टेंट थी, क्योंकि इसी ने पूरा ड्राफ्ट तैयार किया था। तो इसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ। वह समिति थी जिसे नए संविधान के प्रारूप तैयार करने थे, तो इसकी जिम्मेदारी इन्हीं को सौंपी गई थी। इसमें 7 सदस्य थे। इन सदस्यों का नाम याद रखिएगा आप, इन सदस्यों के नाम पूछे जाते हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी, डॉक्टर के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधवराव। ये एन माधवराव जो है, इसमें पहले थे बी एल मित्रा, इनकी जगह पर लिया, वो उन्होंने अपने स्वास्थ्य कारणों से त्यागपत्र दे दिया था, तो एन माधवराव को उनकी जगह पर, बी एल मित्रा की जगह पर एन माधवराव को इनको कार्यभार दिया गया था। टी टी कृष्णमाचारी, इन्होंने भी 1948 में डीपी खेतान की मृत्यु के बाद उनकी जगह ली। टी टी कृष्णमाचारी और एन माधवराव ये मूलभूत समिति में नहीं थे, कहने का मतलब पहले नहीं थे, लेकिन इनके त्यागपत्र देने के बाद ये एन माधवराव आए बी एल मित्रा की जगह पर, और डीपी खेतान की जगह पर टी टी कृष्णमाचारी। तो ये 7 लोगों का नाम याद रखिएगा। प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से प्रारूप समिति में कौन सम्मिलित नहीं था, तो किसी किसी का नाम दे देंगे उसमें, और आपको उसमें से एक का किसी नाम, 3 जो सम्मिलित होंगे उनका दे देंगे, और एक जो है जो सम्मिलित नहीं होगा उसका दे देंगे। तो उसको आपको ध्यान में रखना है, ये जब नाम आपको याद रहेंगे तो याद आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें नेक्स्ट क्या है, विभिन्न समितियों के प्रस्ताव पर विचार करने के बाद प्रारूप समिति ने भारत के संविधान का पहला प्रारूप फरवरी 1948 में प्रकाशित किया, ठीक है। भारत के लोगों को इस प्रारूप पर चर्चा करने और संशोधनों का प्रस्ताव देने के लिए 8 महीने का समय लगा। लोगों की शिकायतों, आलोचनाओं और सुझावों के परिप्रेक्ष्य में प्रारूप समिति ने दूसरा प्रारूप तैयार किया। पहला जो प्रारूप तैयार करके दिया था वो फरवरी 1948 में दिया, और फिर उस पर कुछ संशोधन, कुछ जितने भी आचार विचार थे, जो भी समस्याएं थीं, कुछ चेंज करना था, जो भी रहा, जिसको भी चर्चा हुई,
चर्चा पर चर्चा में 8 महीने का समय लगा और फिर दोबारा उसे अक्टूबर 1948 में ही दोबारा उसे प्रकाशित किया गया। ठीक है। प्रारूप समिति ने अपना प्रारूप तैयार करने में 6 महीने से भी कम समय लिया। इस दौरान उसे कुल 141 बैठकें की। प्रारूप समिति ने जो भी ड्राफ्ट बनाया, 1 फरवरी 1948 में उसको प्रस्तुत किया फर्स्ट टाइम, और दोबारा उसमें 8 महीने बाद फिर से अक्टूबर 1948 में फिर से प्रस्तुत किया। ठीक। संविधान का प्रभाव में आना। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने सभा में 4 नवंबर 1948 को संविधान का अंतिम प्रारूप पेश किया। यही इसी समय अंतिम प्रारूप, मतलब उसके बाद उसमें इस बार संविधान में पहली बार ये पढ़ा गया। अब उसको पढ़ा भी गया पूरा, उस पर बाकायदा चर्चा तो हुई ही थी, उसको पढ़ा भी गया। सभा में इस पर 5 दिन आम चर्चा हुई। अब उसमें चर्चा भी हुई, संविधान सभा में चर्चा हुई कि क्या सही क्या गलत, जो भी है, जितने भी वहाँ पर जो गणमान्य थे व्यक्ति सदस्य संविधान सभा के, उन्होंने उस पर चर्चा की। संविधान पर दूसरी बार 15 नवंबर 1948 को विचार शुरू हुआ। इसमें संविधान पर खंडवार विचार किया गया। जितने भी खंड थे उस पर सभी पे विचार किया गया। ठीक है। यह कार्य 17 अक्टूबर 1949 तक चला गया, क्योंकि संविधान बहुत बड़ा था। संविधान जो बना था वो बहुत बड़ा था। आपको पता होगा कि उसमें 395 आर्टिकल्स और 8 अनुसूचियाँ, ठीक है, ये सब थी। तो बहुत बड़ा एक संविधान का एक मसौदा तैयार हुआ था। तो उस पर चर्चा करने में भी काफ़ी समय लगा। ठीक है। तो वही बताया गया है कि इसमें खंडवार एक एक खंड का हुआ। पहला भाग 25 भाग, उसमें 22 भाग जो थे उस पर सभी पे चर्चा हुई। 22 भागों पे, पहले भाग, दूसरे भाग, ऐसे करते हुए तो एकदम अंत तक जाके तो उसमें काफ़ी समय लगा। यानी कि ये कार्य 17 अक्टूबर 1949 तक चला। इस अवधि में कम से कम इतने संशोधन प्रस्ताव आए, 7,653, जिनमें से वास्तव में 2473 यानी 2,473 पर ही सभा में चर्चा हुई। संशोधन कितने आए थे कि भाई इन चीज़ों में ये भी संशोधित किया जाए, ये भी, लेकिन उनमें से सिर्फ इतने पर ही चर्चा हुई जो उनको सही लगा होगा या जो भी रहा हो। उस समय सिर्फ 2,400 पे ही चर्चा हुई बस। संविधान पर तीसरी बार 14 नवंबर 1949 से विचार होना शुरू हुआ। ठीक है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड प्रस्ताव पेश किया। संविधान के प्रारूप पर पेश इस प्रस्ताव को 26 नवंबर 1949 को पारित घोषित कर दिया गया। इस पर अध्यक्ष और सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। सभा में 299 सदस्यों में से उस दिन 284 सदस्य उपस्थित थे जिन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर किए। ये प्रश्न बनता है, याद रखिएगा, कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे? तो 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। कब? 26 नवंबर 1949। इसीलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि उसी दिन ये अपना संविधान जो है अपनाया गया था। ठीक। जिस दिन भारत के लोगों ने सभा में संविधान को अपनाया और लागू किया, स्वयं को संविधान सौंपा, वही उसी दिन का उल्लेख किया गया है। 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान की प्रस्तावना में, जैसा कि मैंने बताया था अभी, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। मतलब काफ़ी भारी भरकम दस्तावेज तैयार हुआ। ये संविधान जो तैयार हुआ था काफ़ी बड़ा था। ये विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ये भी प्रश्न आया है, पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा। ये नए विधि मंत्री डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने सभा में संविधान के प्रारूप को रखा। उन्होंने सभा के कार्यकलापों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्हें अपनी तर्कसंगत व प्रभावशील दलीलों के लिए जाना जाता था। उन्हें भारत के संविधान के पिता के रूप में पदवी मिली। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये जो अभी थोड़ी देर पहले जब हमने देखा था कि कितनी सीटें किन किन को दी गई थी, तो देखिए जैसे ब्रिटिश प्रांत को 292 सीटें,
देसी रियासतों को 93, आयुक्त के लिए 4। तो ये टोटल 83-89 थी जो शुरुआत में जब संविधान सभा बनी थी। लेकिन उसके बाद ये जब चुनाव हुआ उसमें, तो ये किस किस को कितनी कितनी सीटें मिली वो भी देख लीजिए। जैसे कांग्रेस को इतनी 208, मुस्लिम लीग को 73, बाकी देखिए ये इतनी सारी पार्टियां हैं इसमें। यूनियनिस्ट पार्टी, मुस्लिम पार्टी, यूनियनिस्ट, शेड्यूल कास्ट पार्टी, कृषक प्रजा पार्टी, शेड्यूल कास्ट ये फेडरेशन, सिख नॉन कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी, इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र, ये सब टोटल 296 सीट्स थी। ठीक है, समुदाय के रूप में अगर देखा जाए तो अगर आप देखें कि किन किन वर्गों का प्रतिनिधित्व था, ये मेंस का प्रश्न कई बार पूछा गया है ये कि संविधान सभा विभिन्न वर्गों का किसी एक वर्ग का प्रतिनिधित्व न करके विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व करती है, तो चर्चा कीजिए। तो उस पर देखिए कि आप इस बाकी सब तो लिखेंगे, उसके बाद ये फैक्ट दे सकते हैं कि कितने हिंदू उसमें सम्मिलित थे, कितने मुसलमान थे, 163, 80, अनुसूचित जातियाँ कितनी थीं, भारतीय ईसाई कितने थे उसमें, और ये पिछड़ी जनजातियाँ कितनी थीं, सिख एंग्लो इंडियन कितने थे, पारसी कितने थे। तो आप देखिए कि लगभग लगभग सभी वर्गों का इसमें प्रतिनिधित्व था। इसमें महिलाएं भी थीं। ठीक है, तो ये प्रश्न भी पूछा गया था कितनी महिलाएं चुनकर आई थी, तो उसमें 15 महिलाएं थीं। ठीक, ये इस महान ये उसी का पार्ट है जो यहाँ पर हमने पढ़ा था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत के संविधान के पिता के रूप में जाना जाता है। यहाँ से देखिए पहचाना जाता है। इस महान लेखक, संविधान विशेषज्ञ, अनुसूचित जातियों के निर्विवाद नेता, भारत के संविधान के प्रमुख शिल्पकार, जो आधुनिक मनु की संज्ञा भी दी जाती है इनको। ठीक है, संविधान का प्रवर्तन कैसे हुआ वो देख लीजिए। 26 नवंबर 1949 को नागरिकता चुनाव तदर्थ संसद अस्थायी व परिवर्तनशील नियम जो है, छोटे शीर्षकों से जुड़े कुछ प्रावधान, जैसे अनुच्छेद ये हो गए 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 और 393 स्वतः ही लागू हो गए। ये सब 26 नवंबर को जैसे ही किया गया, अपनाया गया, वैसे ही ये सारे संविधान लागू, ये अनुच्छेद सारे लागू हो गए। बाकी जो संविधान के जो शेष प्रावधान थे वो 26 नवंबर 1950 को लागू हुए। इसी दिन से संविधान की शुरुआत के रूप में देखा जाता है और गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, इस दिन संविधान की शुरुआत क्यों 26 जनवरी को ही क्यों चुना, उसके पीछे भी कुछ ऐतिहासिक कारण है। देखिए, इस दिन संविधान को शुरुआत के लिए विशेष रूप से इसलिए चुना गया क्योंकि इसका अपना ऐतिहासिक महत्व है। इस दिन 1930 में भारतीय, एक मिनट इसमें कहीं मिस हो गया, चलिए कोई बात नहीं। इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई थी और उन्होंने निश्चित किया था कि 26 जनवरी को हम पूर्ण स्वतंत्रता के रूप में मनाएंगे, और उसी को याद करने के उपलक्ष्य में ही 26 जनवरी को संविधान को लागू करने का डेट किया कि इस डेट को ऐतिहासिक डेट बनाकर जो है माना जाएगा और इसको सेलिब्रेट किया जाएगा। ठीक है, कुछ आवश्यक तथ्य देख लीजिए। जैसे संविधान सभा द्वारा हाथी के प्रतीक रूप में मुहर जो थी वो उसमें हाथी का प्रतीक बना हुआ था, क्योंकि बहुत विशालकाय वो थी, संविधान सभा थी। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया। सर BN राव को संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। सर BN राव को संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में, कई बार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और इनके नाम में कन्फ्यूज़न हो जाता है, तो याद रखिएगा वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और सर BN राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। HVR अयंगर को संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया था। LN मुखर्जी को संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार, चीफ ड्राफ्टमैन के रूप में नियुक्त किया गया था। प्रेम बिहारी नारायण
रायजादा, इन्होंने ये कैलीग्राफर थे। ये मूल संविधान को एक प्रवाहमय शैली के रूप में इन्होंने लिखा था। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ठीक है। मूल संस्करण का सौंदर्यीकरण और सजावट शांति निकेतन के कलाकारों द्वारा किया गया था, जिसमें नंदलाल बोस और व्यूहर राम मनोहर सिन्हा शामिल थे। मूल प्रस्तावना को प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा हस्तलिखित एवं व्यूहर राम मनोहर सिन्हा द्वारा ज्यामितीय सौंदर्यीकृत एवं अलंकृत किया गया था। जो आप देखते हैं सजावट उसका इन दोनों लोगों ने मिलकर किया था। मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेख बसंत कृष्ण वैद्य द्वारा किया गया था। तो ये भी प्रश्न पूछा गया है, याद रखिएगा, बन सकता है। मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन किसके द्वारा किया गया था? बसंत कृष्ण वैद्य द्वारा, ठीक है। तो ये दूसरा चैप्टर भी समाप्त हो गया है, जो संविधान का निर्माण। ये देखिए कब कब संविधान सभा के सत्र कब कब बैठक हुई थी वो देख लीजिए। इसमें पहला सत्र ये दिखाया गया है कब बैठक हुई, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां और 11 सत्र हुए थे, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा इन सब चीज़ों को। मैंने प्री के हिसाब से और मेंस के हिसाब से कुछ क्वेश्चंस बताए हैं, तो उनको आप याद रखिएगा और एक दो बार वीडियो को देखिएगा तो आपके सारे डाउट्स जो है क्लियर हो जाएंगे। और अगला लेक्चर मैं तैयार करूँगा, फिर अगले लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।